नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पे। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी है और आप चाहे भले ट्रेडर हो या आम दर्शक, आपने शायद घबराहट की फुसफुसाहट तो जरूर सुनी होगी। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सब के पीछे क्या कारण है और आप अभी भी कैसे उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हम ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर हिम्मत जरूर आएगी। पिछले साल मेरा एक दोस्त शेयर बाजार में अपने प्रॉफिट को लेके बहुत बखान कर रहा था। उसका रिटर्न भारतीय बाजार में आमतौर पर मिलने वाले रिटर्न से बहुत ज्यादा लग रहा था। मुझे जो सबसे पहले विचार आया वो ये था कि भाई इसमें पैसा कहाँ लगा रखा है। तो मैंने उससे पूछ लिया। उसका कहना था कि भाई सारा पैसा जो है वो स्टॉक में लगा रखा है और जिसमें ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप है। कोई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई गोल्ड नहीं और बेयरली कैश इन है। और उसी समय मुझे ये लगा कि भाई इस कहानी का हैप्पी एंडिंग तो नहीं होने वाला है। हम ऑलरेडी एक बुल मार्केट में थे और उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा रखा था। अब आप कहेंगे कि भाई इन सब बातों का एफआईआईज, हाल में आई बाजार में गिरावट और आपसे क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इसी सब के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बाजार और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। पिछले साल अक्टूबर से स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने पीक से करीब 15% नीचे है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो डूब गया है। और ये सिर्फ बड़े शेयर की बात नहीं है, ब्रॉडर मार्केट भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। बीएससी स्मॉल कैप में शामिल 938 कंपनियों में से 321 कंपनियों के शेयरों में मात्र एक महीने में 20% से अधिक की गिरावट देखी गई है, जबकि 243 कंपनियां अपने 52 वीक हाई के आधे रेट से भी नीचे काम कर रही हैं। एनएससी 500 का भी यही हाल है, जहां करीब 400 शेयरों में 20 से 50% तक की गिरावट आई है। इस बिकवाली के पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन है? एफआईआईज जो है वो बाहर निकलने की होड़ में है। सिर्फ 2025 पे ही वह 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। एक काम करते हैं, इंडियन मार्केट को एक 100 रुपए के पूल के तरीके से देखते हैं जिसमें एफआईआईज का बड़ा हिस्सा है। जब वह अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं, मान लीजिए 20 रुपए, तो वह 100 रुपए घटकर 80 रुपए रह जाता है, जिससे बाजार में गिरावट आती है जब तक कि कोई फ्रेश बायर इस कमी को पूरा करने के लिए आगे नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा कि एफआईआईज अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? खैर, कुछ बातें हैं, चलिए आपको एक एक करके समझाता हूँ। शुरुआत के लिए भारतीय बाजार अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रह गए। अगर आप रिटर्न की तलाश में एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो आप भारत की तुलना ग्लोबल मार्केट से जरूर करेंगे। 2024 में यूएस स्टॉक मार्केट ने 23% का रिटर्न दिया है। यूरोप लगभग 7 से 18% के बीच रहा और मिडिल ईस्ट 26% के साथ सबसे ऊपर था। यहां तक कि जापान और हांगकांग ने भी 15 से 19% का रिटर्न दिया है, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ 8% का रिटर्न दिया। अब यह आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। ठीक है, 2024 खराब रहा, लेकिन 2025 के बारे में क्या? लेकिन यहाँ भी आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है। बाजार पहले से ही हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिससे विकास के लिए बहुत कम जगह बचती है। अश्वत्थ दामोदरन जी का कहना है कि दुनिया का सबसे महंगा बाजार भारत है और भारत की कहानी के बारे में कोई भी बात भारतीय कंपनियों के लिए कुल मिलाकर 31 गुना अर्निंग, 3 गुना रेवेन्यू और 20 गुना एबिटा का भुगतान करने को सही नहीं ठहरा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही सीमित है। साथ ही भारत एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स में बड़ी मुश्किल से कोई स्थान बना पाता है जो ग्लोबल फंड एलोकेशन को निर्धारित करता है। इसीलिए एफआईआईज के लिए भारत अभी उतना आकर्षक नहीं है। फिर आपके सामने टैक्सेशन की समस्या है। ज्यादातर ग्लोबल मार्केट में एफआईआई स्टॉक मार्केट गेन पे 0 टैक्स देते हैं, लेकिन भारत में अब उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%
और शॉर्ट टर्म गेन पे 20% का टैक्स दे रहे हैं। तो एफआईआईज भारत में पैसा क्यों लगाएं जब वो कहीं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और लास्ट में रुपए का डिप्रिसिएशन उनके रिटर्न को और भी कम कर देता है। देखिए, जब एफआईआईज भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन समय के साथ रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। 2024 में यह डॉलर के मुकाबले लगभग 3% कमजोर हो गया। इसका मतलब ये है कि भले कोई एफआईआई रूपी टर्म में 12% कमाता है, लेकिन करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण इसका रिटर्न लगभग 9% पे आ जाता है। टैक्सेस को इंक्लूड करने पे इसका रिटर्न और भी कम हो जाता है। इसकी तुलना हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से करें जो लगभग 4 से 5% का रिस्क फ्री रिटर्न देता है, और आप देखेंगे कि क्यों बहुत सारे एफआईआईज बाहर निकलने की तैयारी में है। भारत में फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में हाल में ही हुए बदलाव, कमजोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ग्लोबल टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन को इसमें जोड़ें तो आपको एफआईआईज के भारतीय मार्केट छोड़ने का बिल्कुल सही कारण पता चल जाएगा। और इस समय आप ये सोच रहे होंगे तो सरकार उन पर टैक्सेस क्यों बढ़ाती रहती है, क्या ये गलत नहीं है? यहाँ आप गलत नहीं है। हायर टैक्सेस रेवेन्यू को बढ़ाता है, लेकिन अगर वो एफआईआईज को दूर भगा रहे हैं तो ये एक सेल्फ डिफिटिंग मूव है। कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई गेन नहीं और कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स तर्क देते हैं कि कैपिटल गेन टैक्सेस में कटौती से एफआईआईज वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या एफआईआईज की इस गतिविधि से हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशानी होनी चाहिए? खैर, इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। निश्चित रूप से एफआईआईज की मूवमेंट ओवरऑल मार्केट रिटर्न को प्रभावित करती है, लेकिन एफआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल अलग अलग वेवलेंथ पे काम करते हैं। बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो इन डॉलर टर्म्स की तलाश में एफआईआईज रेगुलरली अपना पैसा शिफ्ट करते रहते हैं। दूसरी ओर रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर पैसा भारत में ही अर्न, स्पेंड और इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें करेंसी फ्लक्चुएशन या जियोपॉलिटिकल रिस्क के आधार पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की चिंता नहीं करनी होती है। और इतिहास से पता चलता है कि एफआईआईज की गतिविधियां शॉर्ट टर्म में मार्केट को हिला देती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिटर्न को निर्धारित नहीं करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? ये जरूरी नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि अनुभवी निवेशकों के लिए भी बाजार में टाइमिंग का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। बाजार आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक समय तक वोलेटाइल रह सकता है, और केवल इसीलिए कि कीमतें गिर गई हैं, आंख मूंद कर इसमें कूद जाना हमेशा अच्छा नहीं होता। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पे एनी शेबर की क्लासिक इन्वेस्टिंग स्टोरी की याद आ जाती है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल और बोरिंग है। एनी शेबर ने 1920 से इन्वेस्ट करना शुरू किया। अपनी मामूली सैलरी से छोटी छोटी रकम अलग रखी। उसके पास कोई भी फैंसी फाइनेंशियल डिग्री नहीं थी, कोई इनसाइडर नॉलेज नहीं था, बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भरोसा था। उसने डिविडेंड्स को फिर से इन्वेस्ट किया, हर मार्केट क्रैश के दौरान अपने शेयरों को बनाए रखा। 1995 में जब वो मर गई तब उसकी शुरुआती बचत $20,000 से बढ़कर $22 मिलियन हो गया था। अब आप पूछोगे कि भैया एनुअल रिटर्न कितना था? मात्र 14%। कुछ भी आकर्षक नहीं, बस दशकों से स्टडी और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे कि इसका आज के एफआईआई सेल ऑफ से क्या संबंध है? मेरा जवाब है सब कुछ, क्योंकि उनकी कहानी टर्बुलेंट मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताती है। पहला, कीप कैश इन हैंड। जब भी बाजार में गिरावट आती है तो फिर आपको कम कीमतों पे खरीदारी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। दूसरा, फोकस ऑन एवरेजिंग। बाजार के टॉप्स एंड बॉटम्स के बारे में चिंता किए बगैर नियमित रूप से निवेश करते रहे। तीसरा, स्टिक टू द प्लान। लॉन्ग पीरियड में कंपाउंडिंग सबसे बढ़िया काम करता है। जी हाँ, बाजार में तो गिरावट आती रहेगी,
आप इन लेसन्स को फॉलो भी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा शानदार दिखे। लेकिन अगर आप पेशेंस और सिस्टमैटिक अप्रोच से काम करते हैं, तो आप चैन की नींद सो पाएँगे, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों। सच तो ये है कि यह सबक हमेशा से लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि जब भी बाजार में तेजी होती है, लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। वो हाई रिटर्न के पीछे भागते हैं और अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच को छोड़ देते हैं। टिप्स के लिए कोई कैश नहीं छोड़ते और इससे भी खराब चीज वो लिवरेज पे काम करते हैं और यहीं से परेशानियां शुरू होती हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या आपको घबरा जाना चाहिए क्योंकि एफआईआईज बाहर निकल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप मार्केट साइकिल्स के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।